महक जब अपना सर उठाकर देखती है तो उसे सुधांशु ने संभाल रखा था। सुधांशु को देखकर महक की आंखें नम हो जाती हैं। सुधांशु गुस्से भरी नजर से रचना को देखते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी को इस तरह से धक्का देने की? रचना सुधांशु की बात पर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम बेशरम लड़के, तुम ही हो ना जिसे मीरा। सुधांशु रचना की बात को बीच में काटकर बोला, माइंड योर लैंग्वेज। 1 महीने हो गए मैंने आपके घर की बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, और सबसे जरूरी बात, मुझे पता नहीं था कि रईसजादियां ऐसी घटिया हरकत करती हैं, दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हैं और बिल किसी शरीफ के नाम पर फाड़ती हैं। सुधांशु की बात पर रचना उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मीरा की इस तरह से इंसल्ट करने की? सुधांशु भी रचना पर चिल्लाते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी की इस तरह से बेइज्जती करने की? होंगे आप लोग रईसजादे, हमारी भी कोई इज्जत है, और आप क्या मेरी दीदी को निकालोगे? जी मैं खुद आपके इस खोखले आलीशान घर में अपनी बहन को नहीं रखने वाला। महक सुधांशु के हाथ को पकड़ते हुए बोली, सिद्धू शांत हो जाओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? सुधांशु अपनी आंखों में नमी लिए महक से बोला, आई एम सॉरी दीदी, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं उस दिन ट्रिप पर जाता ही नहीं। मैंने कल रात को मीडिया में न्यूज़ देखी, तब जाकर मुझे पता चला कि आप इन अमीरों के पाले में पड़ चुकी हो। महक सुधांशु की आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए बोली, शांत हो जाओ सिद्धू, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और माफी मांगने की भी नहीं। मुझे पता था कि मेरा सिद्धू ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी दीदी और उसके मम्मी पापा को अपना सिर नीचे करना पड़े। सुधांशु महक की बात पर नम आवाज में बोला, सब मेरे कारण हो रहा है, काश मैं मीरा सारंग से मिला ही नहीं होता तो शायद आज आपकी जिंदगी इस कदर बर्बाद नहीं होती। नफरत है मुझे मीरा सारंग और उसके पूरे परिवार से। इतना कहते हुए सुधांशु की आवाज में गुस्सा भर आता है। निर्जला जो कि मंदिर गई हुई थी, सुधांशु और महक के साथ उसके सामान को बाहर देख हैरान हो जाती है। निर्जला एंट्रेंस की तरफ आते हुए महक से बोली, महक तुम बाहर क्या कर रही हो और तुम्हारा सामान किसने बाहर रखा? चलो अंदर। रचना निर्जला की बात पर गुस्से से बोली, वह लड़की हमारे घर में नहीं आएगी। इसका यह फटीचर भाई अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा सकता है। सुधांशु रचना की बात पर महक के हाथ को पकड़कर बोला, और मैं खुद यहाँ पर अपनी बहन को एक पल भी नहीं रखने वाला। निर्जला रचना से गुस्से में बोली, रचना तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त करती हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम महक को घर से बाहर निकालो। तुम्हें कोई हक नहीं है उसे इस घर से बाहर निकालने का। रचना निर्जला की बात पर बोली, तो मैं भी देखती हूँ कौन इस 2 कौड़ी की लड़की को घर के अंदर लेकर आता है। निर्जला महक के हाथ को पकड़कर बोली, महक अंदर चलो। सुधांशु महक के दूसरे हाथ को पकड़कर निर्जला से बोला, आंटी मुझे यहाँ पर बहस नहीं करनी है, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, इसलिए मुझे इसे यहाँ से ले जाने दीजिए। सुधांशु की बात पर निर्जला परेशानी भरी स्वर में बोली, लेकिन सुधांशु महक मृत्युंजय की पत्नी है और इस तरह से तुम उसकी पत्नी को उससे दूर नहीं कर सकते। सुधांशु निर्जला की बात पर बोला, आंटी जी यहाँ आते ही मैंने देख लिया है कि मेरी बहन को किस तरह से एक बहू होने का प्यार यहाँ मिल रहा है। अगर मैं अपनी बहन को नहीं थामता तो शायद अभी वह अस्पताल में होती। निर्जला महक के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, महक कुछ समझाओ तुम सुधांशु को, इस तरह से रिश्ते तोड़े नहीं जाते बेटा, उसे एक मौका देने से वह और बेहतर हो जाते हैं। महक सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धू तुम्हें घर जाना चाहिए। सुधांशु महक की बात पर हैरान होते हुए बोला, दीदी क्या तुम पागल हो गई हो? मैं आपको इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़कर घर चला जाऊं? महक सुधांशु की बात पर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, सिद्धू रिश्तों को समझने से और उसे सुलझाने से रिश्ते सुधर जाते हैं। तुम अभी छोटे हो इसलिए तुम्हें यह सब गलत लग रहा है, बेहतर होगा तुम घर चले जाओ। सुधांशु महक की बात पर
व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, दीदी मेरी गलती के कारण आज इस जाल में फंसी हो और आप कह रही हो कि मैं आपको इसी जाल में छोड़कर चला जाऊं। रचना उन दोनों के बीच में बोलते हुए बोली, तुम दोनों का भाई बहन चारा यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हें जो तमाशा करना है जाकर अपने घर में करो। निर्जला रचना को साइड में करते हुए महक के हाथ को पकड़कर उसे वापस अंदर ले आती है और उसके साथ साथ सुधांशु भी अंदर आ जाता है। निर्जला महक को सोफे पर बैठा देती है। उसके बाद रचना की तरफ मुड़कर कहती है, रचना मुझे पता है कि तुमने जय की परवरिश की है और इसलिए वह तुम्हारी इज्जत करता है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि तुमने उसकी जान बचाई थी और इस एहसान तले दबा हुआ है, वरना तुम्हारी बदतमीजी यहाँ कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। महक जय की पत्नी है और यह हक तुम तो क्या खुद मृत्युंजय भी उससे नहीं छीन सकता। इसलिए याद रहे, दोबारा तुम्हें बताने की जरूरत ना पड़े, वरना माँ पापा को यहाँ बुलाने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। रचना महक को नफरत भरी नजर से घूरते हुए अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रचना के जाने के बाद निर्जला सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सुधांशु दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। निर्जला की बात पर सुधांशु बोला, आंटी क्या आप लोगों को पता है कि मीरा किसके साथ भागी है? निर्जला सुधांशु की बात पर अपना सर झुकाकर बोली, पहले हम सबको यही लग रहा था कि तुम हो जिसे मीरा को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाने पर मजबूर किया, लेकिन अब पता चल रहा है कि मीरा सच में किसी और के साथ चली गई है। सुधांशु महक की तरफ देखते हुए बोला, दीदी आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है ना, उसका भुगतान मैं खुद को और आपको इस बदनामी भरे इल्जाम से बाहर निकाल कर रहूंगा। मैं पता लगाकर रहूंगा कि मीरा सारंग आखिर कहाँ भाग गई है। सुधांशु की बात पर महक कुछ नहीं कहती तो सुधांशु निर्जला को कहता है, मैं अपनी बहन को पग फेरे के रस्म के लिए ले जा रहा हूँ। महक निर्जला की तरफ देखने लगती है तो निर्जला सुधांशु से कहती है, हाँ जरूर, तुम उसे लेकर जा सकते हो। सुधांशु महक से बोला, दीदी चले। महक अपना सिर हिलाती है। सुधांशु जाने से पहले निर्जला की तरफ देखते हुए कहता है, अगर आप लोगों को मेरी दीदी वापस चाहिए तो मैं उम्मीद करूंगा कि मिस्टर सारंग उन्हें लेने जरूर आएंगे। सुधांशु की बात पर निर्जला अपना सिर हिला देती है तो सुधांशु महक को लेकर अवस्थी हाउस के लिए निकल जाता है। निर्जला उन दोनों को जाता हुआ देखकर गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, क्या आज जय महक को लेने जाएगा? अवस्थी हाउस। महक सुधांशु के साथ घर आती है। नीरू अपनी बेटी को इतने दिनों के बाद देखकर रो पड़ती है, जिस पर महक उन्हें गले लगाते हुए रोते हुए कहती है, माँ बस कीजिए, मैं वापस आ गई। नीरू महक की बात पर रोते हुए बोली, हाँ तुम वापस आ गई, प्लीज बेटा अब अपनी यह जिद छोड़ दो, उस जबरदस्ती के रिश्ते को तोड़ दो। हम यहाँ से चले जाएंगे जहाँ तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओगी। नीरू की बात पर महक उसे हैरानी से देखते हुए बोली, लेकिन माँ सारंग परिवार ही मेरा घर है, इस तरह से मैं बिना प्रयास करे रिश्तों को कैसे तोड़ दूं? सुधांशु महक की बात पर बोला, आप उन लोगों के लिए चाहे कुछ भी कर लो दीदी, वह लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे और एक दिन आपको घर से निकाल देंगे, जैसे उस घर की बेटी ने मुझे अपनी जिंदगी से कचरे की तरह निकाल कर फेंक दिया। महक सुधांशु की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, सिद्धू उस घर के सभी लोग ऐसे नहीं हैं बच्चा। शेखर जी आते हुए महक की बात पर बोले, मैं 2 बार वहां गया हूँ और मुझे बेहतर तरीके से पता है कि उस घर के लोग कैसे हैं, दोहरी जिंदगी जीने वाले हैं, फेस टू फेस कुछ अलग और चेहरे के पीछे फिर से वही शातिर दिमाग। इन सब से दूर रहो तुम महक, और तुम चिंता मत करो, मुझ में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं कोर्ट से तुम दोनों का तलाक करवा सकता हूँ। महक शेखर जी की बात पर अपनी आंखों में नमी लिए बोली, लेकिन पापा वह मेरे पति हैं। शेखर जी इस बार गुस्से से बोले, कोई पति नहीं है तुम्हारा,
वह जबरदस्ती के रिश्ते में तुम खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। सुधांशु तुम्हें यहाँ लेकर आया, लेकिन देखना उस घर से कोई तुम्हें लेने वापस नहीं आएगा। इसलिए बेहतर यही है कि चलो यहाँ से वापस। महक शेखर जी की बात पर बोली, पापा मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन उस घर में पापा, माँ और विकल्प भैया, चाचा जी, मृत्युंजय के दोस्त और उसके सारे साथी मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। चंद लोगों के गलत व्यवहार के लिए मैं पूरे घर को तो नहीं छोड़ सकती। पापा शेखर एक गहरी सांस लेकर बोले, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो महक? इस तरह से बिना सोचे समझे फैसले क्यों लेती हो? हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर तुम सच में यह रिश्ता अपनाना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। महक शेखर जी की बात पर मुस्कुराती है और उन्हें गले लगाते हुए कहती है, मुझे आपके हाथों के पैनकेक खाने हैं, बहुत मिस किया मैंने। शेखर महक के पीठ को थपथपाते हुए बोले, परेशान मत हो, मैं तुम्हें जरूर बनाकर खिलाऊंगा, जाओ जाकर तुम फ्रेश हो जाओ। शाम का वक्त सारंग विला। मृत्युंजय ऑफिस से घर आता है, हमेशा की तरह बिना किसी से बात कर सीधे अपने कमरे में जाकर कोट पैक शर्ट निकालकर सोफे पर फेंक देता है। मृत्युंजय सीधा बाथरूम में चला जाता है। जब उसे बाथरूम रखा हुआ नहीं मिलता, तब वह थोड़ा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, महक महक, मैंने तुमसे कहा है ना मेरा सामान उसे मत छुआ करो। बाथरूम कहाँ है? लेकिन मृत्युंजय को कोई जवाब नहीं आता है। जिस पर मृत्युंजय टावल लपेटकर कमरे में आता है, वहां पर कोई नहीं था। वह गहरी सांस लेकर गुस्से में क्लोजेट में जाता है और लोअर टी शर्ट पहनकर फिर से कमरे में आ जाता है। मृत्युंजय अपना लैपटॉप लेकर फिर से काम के लिए बैठ जाता है। आधे घंटे बाद वह टाइम की तरफ देखता है, जिसमें उसके कॉफी का वक्त हो गया था। इसलिए मृत्युंजय फिर से चिल्लाते हुए कहता है, महक मेरी कॉफी, आज तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तभी एक सर्वेंट जाकर कॉफी कॉफी टेबल पर रख देता है। मृत्युंजय जो काम में डूबा हुआ था, उसे महक समझकर डांटते हुए कहता है, महक तुम्हारी बदतमीजी देख रहा हूँ मैं। वैसे तुम मेरे हर काम को करने के लिए एक्टिव रहती हो, और आज ऐसा करते हुए सर्वेंट को देखता है, जो कि डरा सहमा सा उसे ही देख रहा था। मृत्युंजय कंफ्यूज भरा चेहरा बनाकर बोला, तुम कौन हो और महक कहाँ है? महक का पूछने पर सर्वेंट को सिर्फ इतना याद था कि आज दोपहर में रचना उसे घर से निकाल रही थी। सर्वेंट को फिर से खोया हुआ देखकर मृत्युंजय इस बार गुस्से से बोला, मैंने पूछा महक कहाँ है, और उसकी जगह तुम कॉफी लेकर क्यों आ रहे हो? सर्वेंट डरते हुए बोला, आई एम सॉरी बॉस, आज रचना मैडम ने महक मैडम को घर से निकाल दिया। मृत्युंजय हैरान होकर बोला, व्हाट? चाची ने महक को घर से निकाल दिया? क्यों? सर्वेंट डरी हुई नजर से उसकी तरफ देखता है तो मृत्युंजय उसे हाथ दिखाकर वहां से जाने के लिए कहता है। मृत्युंजय के इशारे को पाते ही सर्वेंट जल्दी से वहां से चला जाता है। मृत्युंजय खुद से बोला, चाची ने महक को घर से निकाला, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वह मेरी बीवी है। इतना सोचते हुए मृत्युंजय बिना कुछ रिएक्ट करे फिर से अपना काम करने लगता है, लेकिन इस काम के दौरान वह कई बार महक को आवाज लगाता है, जिससे बार बार वह सर्वेंट ही उसका सारा काम करता है। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मृत्युंजय भी आकर बैठ जाता है। उसे डिनर सर्व किया जाता है, लेकिन पहला चम्मच खाते ही उसका मुंह बन जाता है। वह थोड़ी नाराजगी से कहता है, महक तुम खाना बनाना भूल चुकी हो क्या? सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। रचना मृत्युंजय को घूर रही थी। निर्जला हल्की सी आवाज से के साथ बोली, बेटा महक अपने घर चली गई है और यह खाना सर्वेंट ने बनाया है, इसलिए महक को दोष देना बंद करो। मृत्युंजय निर्जला की बात पर बिना कोई जवाब दिए डिनर करने के बाद अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही सभी लोग हंसने लगते हैं और रचना सभी को घूरते हुए चली जाती है। विकल्प निर्जला को बोला, मॉम लेकिन कुछ भी कहो, जब से भाभी के हाथ का खाना खाने को मिला है, तब से किसी और के हाथ का खाना बहुत बोर लगता है।
राजेंद्र विकल्प की बात पर बोले, अपने भाई को जाकर समझाओ कि हमारे घर की बहू को जल्दी से लेकर आ जाए ताकि हमें टेस्टी खाना खाने को मिले, वरना इसी तरह हर रोज बोरिंग खाना खाने को मिलेगा। राजेंद्र की बात पर विकल्प मुंह बनाते हुए बोला, मुझे भरी जवानी में मरने का शौक नहीं है जो मैं भाई के गुस्से की अग्नि में कूद कर सुसाइड करने जाऊं। इतना कहकर विकल्प बिना किसी की बात सुने चला जाता है और विकल्प के जाने के बाद राजेंद्र और निर्जला भी सोने चले जाते हैं। मृत्युंजय अपने कमरे में आकर पूरे कमरे को स्कैन करता है। उसे सिर्फ महक नजर आ रही थी। चंद दिनों में ही उसने इस कमरे में काफी अच्छा कब्जा जमा लिया था। उसकी खुशबू अभी भी उस कमरे में मौजूद थी। मृत्युंजय अपने ख्याल को झांकते हुए जाकर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वह खुद से बोला, क्या हो रहा है मुझे, क्यों बार बार याद आ रही है वह लड़की। क्या मृत्युंजय को होने लगा है महक के लिए कोई एहसास। शायद महक की गैर मौजूदगी मृत्युंजय को उसकी अहमियत का अंदाजा देगी। क्या मृत्युंजय समझ पाएगा हाले दिल की चाहत। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।